हेलो बच्चों, आ जाओ जल्दी आ जाओ, फिर शुरू करते हैं प्रोग्राम। जल्दी बता दो यार, आवाज आ रही है क्या? छोटू बेटा, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है बच्चों? सब ठीक ठाक चल रहा है आपके जीवन में? तो मैं आज इलेक्ट्रिकल मशीन का योग करवा देता हूं मैं। हैं? बढ़िया एक्सरसाइज तुम्हारी। बाबू रुक जा। अभी मैंने तुम्हें कन्वेयर नहीं पढ़ाए। कन्वेयर जो तुम बेल्ट की बात कर रहे हैं ना, मैंने अभी बेल्ट नहीं पढ़ाई तुम्हें। अभी रुक जाओ जरा। पावर ट्रांसमिशन के वे मैंने कहा ना, एक बार खत्म हो जाने दो प्रहलाद बाबू, फिर देखना कि क्या है क्या नहीं है। भाई इंद्रजीत, जब तुम्हें कैसे समझाऊं? ऊपर लिख रहा हूं नीचे लिख रहा हूं, बताओ भाई। बच्चों तुम भी बताना। भाई जो भी ऊपर नीचे लिख रहा हूं सब दिख रहा है कि नहीं, बताओ। बेटा बोर्ड पूरा एडजस्ट है, पूरा एक एक चीज फिक्स है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं मैं ऊपर लिखूं नीचे लिखूं। ठीक है दोस्त। तो मैंने तुम्हें 4 बार समझा दिया कि बेटा अपने स्क्रीन पर डबल टैप करने से स्क्रीन एडजस्ट हो जाती है। अब बताओ, तुमने करके ही नहीं देखा। अपने मोबाइल के स्क्रीन पर डबल टैप करो, 2 बार टिक टिक दबाओ, स्क्रीन एडजस्ट हो जाती है। तो देखो सब बच्चों को क्लियर है ना? अभी एक के लिए थोड़ा ना मैंने सेटिंग खराब कर दी भाई ये। हाँ भाई छोटू। चलो फिर आगे प्रोग्राम को बढ़ाया जाए जी। करते हैं शुरुआत। हर हर महादेव। आर पार कर देंगे। आज तुम्हारा योग करवाता हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन का। ये योग दिवस मनवाता हूँ आज तुम्हारा मैं। आज है योग दिवस। चलो जी। तो अब जरा समझते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। भाई बच्चों, ये है सबसे बेहतरीन ब्रेकिंग। ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सबसे अच्छी ब्रेकिंग की कैटेगरी में आती है। सबसे अच्छी ब्रेकिंग के रूप में जानी जाती है, यानी कि एनर्जी सेविंग बहुत बढ़िया है। देखो इसमें भी मोटर को जनरेटर के रूप में चलाओगे। इसमें मोटर को जनरेटर के रूप में चलाते हैं। इस ब्रेकिंग इस ब्रेकिंग में मोटर जब जनरेटर के रूप में चलता है, तो इस ब्रेकिंग में मोटर जब जनरेटर के रूप में चलता है तो यह ऊर्जा को वापस लाइन पर देता। हमने कहा रुक तो रहा ही है, इससे बिजली बना लेते हैं। देखो होता क्या है बेटा कि नॉर्मल मोटर में V बड़ा है EB से, तो करंट ऐसे है। अगर आप EB को बड़ा बना दें, अगर आप EB को बड़ा बना दें V से,
तो धारा के चलने की दिशा बदल गई। अच्छा ये बात है। तो ये वापस से ऊर्जा को टर्मिनल पे दे देता है। भाई ये तो बढ़िया। बच्चों ये समझने की जरूरत है कि जो ई बी है ये बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई है। बिल्कुल होता है। तो या तो एन को बढ़ा दे या फाई को। एन एन या फाई को बढ़ाने से ई बी बढ़ जाता है। भाई जैसे ट्रेन ढलान पे आ रही तो एन अपने आप बढ़ गया। देखो बच्चों यह ब्रेकिंग प्लेन श्रेणी मोटर में लागू नहीं होती है। ये प्लेन श्रेणी मोटर में नहीं लागू होती। ओ फंस गए। पहले श्रेणी मोटर को शंट के रूप में जोड़ते हैं तथा फिर ब्रेकिंग लगाते हैं। इसमें ऊर्जा की बचत, इसमें ऊर्जा में बचत बहुत अच्छी है। उसमें ऊर्जा चलो जरा यहां देखो। पुनर्योजी ब्रेकिंग एक ब्रेकिंग विधि है जिसमें मोटर की गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और इसे पावर सप्लाई सिस्टम में वापस भेज देते हैं या बैटरी में संग्रहित कर लेते हैं। ब्रेकिंग के दौरान मोटर एक जनरेटर के रूप में कार्य करता है और इसकी जो गति है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये भी सही है। उत्पन्न बैक ईएमएफ आपूर्ति वोल्टेज से अधिक होती है जिसमें धारा आपूर्ति या भंडारण प्रणाली में वापस चली जाती है। उत्पन्न बैक ईएमएफ यानी कि जो ईबी है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा है। उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को या तो ग्रिड में वापस भेजोगे या बाद में उपयोग के लिए बैटरी में स्टोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक ट्रेनों में ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा परतें में भेजी जाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों में ब्रेकिंग के दौरान बैटरी में ऊर्जा को स्टोर कर लोगे। लिफ्ट और क्रेनों में भारी भार को ब्रेक करते समय उन्हें उपयोग करता है। तो भाई बढ़िया ब्रेकिंग है। नेक्स्ट आ जाओ जरा हानियां। नेक्स्ट आ जाओ लॉसेस यानी कि हानियां। इस बार यार ऐसी बारिश नहीं हो रही जो 2-3 दिन तक लगातार बारिश नहीं होती अपना। जैसे मैं भी सोच रहा था 2-3 दिन की बारिश होती बढ़िया से तो अपना स्टूडियो में क्लास लेनी है, बढ़िया सी पकौड़ी बनाऊंगा।
बढ़िया सी चाय बनाओ, बच्चों के साथ में समय बिताओ, कहीं जाने का ऑप्शन भी नहीं है। मुझे भाई बारिश बहुत पसंद है, बस ये है कि कहीं जाना आना ना पड़े। ताम्र हानि, ताम्र हानि। बच्चों जो ताम्र हानि है यहाँ पर, आर्मेचर कॉपर लॉस। कॉपर सबको पता है यार, ये तांबा होता है भाई। तो आर्मेचर में धारा कितनी, आई ए स्क्वायर आर ए। भाई सीरीज फील्ड में आई ए स्क्वायर आर एस ई कर देते हैं। शंट फील्ड कॉपर लॉस, आई एस एच स्क्वायर आर एस एच। इंटरपोल कॉपर लॉस, आई ए स्क्वायर आर आई। कंपनसेट वाइंडिंग, आई ए स्क्वायर आर सी। आर सी क्या है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध। आर आई ये सब इनके प्रतिरोध है। और क्या है, ब्रश लॉस। लिखना चाहो लिख लो, वैसे कम ही होता है तो इसे लिख देते हैं ब्रश ड्रॉप इनटू आई ए। बहुत लोग इसे इंक्लूड करते भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया हमारे पास ताम्र हानि। अब बच्चों हमने क्या काम कर दिया, हमने क्या लिखा कि आर ए टी हमारे पास में कुल आर्मेचर प्रभावी प्रतिरोध है। कुल आर्मेचर प्रभावी प्रतिरोध हमारे पास आर ए टी कुल आर्मेचर प्रभावी प्रतिरोध है बच्चों। यानी कि जहां जहां पर आर्मेचर करंट गया है, आर ए टी बराबर। अब बेटा सारे तो ये एक में हो नहीं सकते हैं, किसी में इंटरपोल छोटी मशीन है तो नहीं यूज करोगे, कंपनसेटिंग यूज करोगे तो लोगे, नहीं यूज करोगे तो छोड़ दोगे। तो ये मैंने ऐसा लिख दिया कि आर ए, आर एस ई, आर आई और आर सी। ठीक है बच्चों, हमने ये लिख दिया आर ए टी। तो अगर मैं आर्मेचर करंट के कारण यानी कुल आर्मेचर लॉस, कुल अच्छा आर ए टी तो लिख लिया ना, क्या लिखेंगे कि आर्मेचर धारा के कारण हानि। तो भाई ये क्या लिखा जा सकता है, आई ए स्क्वायर आर ए टी प्लस वी बी डी और आई ए। लिखना चाहो वीबीडी को इंक्लूड करना, नहीं करना चाहो तो छोड़ दे। आयरन लॉस है, अरे ये ताम्र हानि था, ये लोहो हानि है। यार पुरानी चीज है, कौन कौन से है देखो, लोहो हानि। तो हमने क्या ले लिया, लोहो हानि को बच्चों हमने एक और नाम दिया, इनको हम चुंबकीय हानि के नाम से भी जानते हैं। और मेरे बच्चों इसे हम प्रदर्शित करते हैं पी आई से। तो आयरन लॉस बराबर में वही स्ट्रेसिस लॉस, पीएच प्लस में भंवर धारा हानिया, पी यानी पी आई बराबर में पी एच प्लस में पी। ये कर लो, मतलब जो पुराने थे वही।
चलो बच्चों नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हमारे पास मैकेनिकल लॉस है, यानी कि यांत्रिक हानि। यांत्रिक हानि। बच्चों जो मैकेनिकल लॉस है वो कुछ इस प्रकार के हैं। एक तो होता है वाइंडेज लॉस। वाइंडेज हानि इसे लिखते हैं, यह हवा के घर्षण के कारण होता है। वाइंडेज जो लॉस होता है ना, ये हवा के घर्षण के कारण होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लॉस यानी कि घर्षण हानि। एक होता है फ्रिक्शन लॉस। अब ये भी दो प्रकार से आप लिखते हो बेटा। एक होता है बियरिंग में, बियरिंग घर्षण हानि। और एक होता है भैया ये ब्रश घर्षण हानि। अब बच्चों इन्हें हमने कैसे तोड़ लिया? हमने तोड़ दिया कांस्टेंट लॉस यानी कि स्थिर हानि। स्थिर हानि। और एक हमने तोड़ दिया वेरिएबल लॉस। बदलने वाली हानि। हमने इन्हें कांस्टेंट लॉस को देखो कौन कौन से लॉस जोड़ दिए इसमें। हमने कहा कि भाई इन कांस्टेंट लॉस में एक तो ले लेते हैं लोहो हानि। लोहो हानि। दूसरा एक तो ले लेते हैं लोहो हानि। दूसरा ले लेते हैं संट फील्ड ताम्र हानि। ये भी इसी में जोड़ दिया। और एक ले लेते हैं यांत्रिक हानि। इन सभी को हमने यहां भेज दिया कांस्टेंट लॉस में और इन्हें लिखना शुरू कर दिया हमने पीसी। क्या लिखा? पीसी। वेरिएबल लॉस में देखो भाई क्या क्या जुगाड़ बिठाया हमने। पहला तो इसमें हमने लिखे जो मतलब बदलेगा। वेरिएबल लॉस में क्या डाल दिया हमने? देखो आर्मेचर धारा के कारण जितने भी लॉसेस है वो सब यहां डाल दिए।
वेरिएबल लिख देते हैं, ये लिख दिया हमने आई ए स्क्वायर आर ए टी प्लस वी बी डी इंटू, ये वेरिएबल लॉस है पी। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। देखो जी पावर फ्लो डायग्राम देखो। अरे थोड़ा सा और है, कोशिश करो, हिम्मत करो, खींच लेंगे, खत्म ही करेंगे इसे। अब डीसी ड्राइव ही थोड़ा ही पढ़ते रहोगे। ये जब खत्म हो जाएगा ना तो ये मान लेना कि सिर्फ अकेले इस फोल्डर में तुम्हारे 3 चैप्टर निपट गए। पावर फ्लो डायग्राम तो सबसे पहले देखते हैं भाई हम लोग जनरेटर के लिए। सबसे पहले जनरेटर के लिए तो भाई जनरेटर में सबसे पहले तो तुम किसी इंजन से घुमाओगे, तो सबसे पहले क्या है, यांत्रिक शक्ति इनपुट। यांत्रिक शक्ति इनपुट ये तुम्हें सिखा रखा है, देख लो। अरे टॉर्क बराबर पी बट्टे ओमेगा नहीं सिखा रखा, यही तो है यांत्रिक शक्ति इनपुट। अब देखो बच्चों इसमें से हमने क्या कर दिया भाई, यांत्रिक लॉस माइनस कर दो, और जी जो भी आप लोगों ने कोर लॉस ले रखे हैं उन्हें माइनस कर दिए। यानी कि हमने जो यांत्रिक हानि माइनस कर दो, और भैया कोर लॉस वैसे तो लिखा भी है इसमें। तो भैया क्या मिल गया तुम्हें, मैकेनिकल पावर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। गुरुजी ये क्या मामला था, तो देखो आर्मेचर में कितने डेवलप होती थी पावर, EGIA, ये मिल गया। अब इसमें से जो इलेक्ट्रिकल लॉसेस लिखे तुमने कौन कौन से थे, अरे बता दो मेरे गधे बच्चों, इलेक्ट्रिकल लॉसेस कौन कौन से थे गुरुजी? भाई ये थे भैया, ये इन्हें इलेक्ट्रिकल क्यों कह रहे, क्योंकि ये IA के कारण ही तो था। तो जितने भी वैद्युत लॉसेस है इन्हें यहां माइनस कर दिया। क्या कर दिया आपने, विद्युत हानियां। अब क्या मिला तुम्हें, विद्युत आउटपुट शक्ति, विद्युत आउटपुट शक्ति, ये मिल गया हमें, विद्युत आउटपुट शक्ति। चलो तुम्हें एक चीज और लिखा दूं, जैसे ना एक बार पेपर में ये आ गया कि स्ट्रे लॉस क्या होगा, ये स्ट्रे लॉस, तो इसका मतलब होता है यांत्रिक हानि प्लस में कोर हानि। याद होनी चाहिए चीजें, कभी मैं लिखा रहा हूं और तुम दिमाग की बत्ती को बुझाकर बैठे हो, ये सोच रहे हो भाई छुट्टी कब करे गुरुजी, और कुछ ने तो कर भी ली, कुछ तो सेल्फ छुट्टी वाले हैं ना बालक। थोड़ी सी थकान लगी, बच्चे 2 घंटे पढ़ के बोल देते हैं गुरुजी हमारी तो आंखों में दर्द हो गया, और मैं पूरा दिन इस डिजिटल पैनल पे 15 साल से पढ़ा रहा हूं भाई। तो वही अपना अपना माइंडसेट है। अब भाइयों और बहनों पावर फ्लो डायग्राम देखो मोटर के लिए, डीसी मोटर के लिए देखो। तो डीसी मोटर में करोगे क्या ये बताओ सर? डीसी मोटर में ये करेंगे कि पहले तो इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे और यांत्रिक में बदलेगा। तो क्या करेगा ये, विद्युत इनपुट शक्ति ये दोगे। अब जब तुमने इलेक्ट्रिकल आउटपुट दिया तो सबसे पहले तो विद्युत लॉसेस को माइनस करोगे,
फिर क्या मिलेगा तुम्हें, वही IgIA मिल गया। अब इसमें से क्या करोगे, ये कौन सी शक्ति मिली, ये आर्मेचर में, अरे याद है डीसी मोटर में Eg लिख दो या फिर EB × IA लिख दो, अगर कोई टेंशन हो तो ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यार भाई। EG EB सेम है, जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ है, मोटर में उत्पन्न ईएमएफ है, लेकिन ये भाई मोटर में V का अपोज कर रहा था, तो हमने कहा भैया ये बैक ईएमएफ था। अच्छा जी, अब इसके बाद में वही सेम कहानी, इन्हें माइनस कर दो जी, क्या मिला आपको, आउटपुट। मोटर में आउटपुट बोलो, यांत्रिक पावर आउटपुट मिलेगा, ये लिख लिया, यांत्रिक आउटपुट पावर। सर ये देखो बेटा, ये इनपुट होता है यहां पर, ये इसमें आउटपुट जो मिलेगा वो मैकेनिकल रूप में मिलेगा, तो ये हो जाता है डीसी मोटर के लिए। देख लो फटाफट, देख लो देख लो। चलिए, देखो बच्चों, हम समझते हैं एफिशिएंसी, डीसी मशीन की दक्षता। डीसी मशीन की दक्षता, देखो सबसे पहले लिखो डीसी जनरेटर के, डीसी जनरेटर के लिए, डीसी जनरेटर लिख लो, डीसी मोटर किसी के लिए भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दक्षता दोनों के लिए वही। ऐसे लो जी, जीटर से ये हम क्या लिखते हैं, दक्षता आउटपुट शक्ति, पटे में क्या लिखोगे बच्चों, पटे में गुरुजी लिखेंगे इनपुट शक्ति। क्या, आउटपुट शक्ति बटे इनपुट शक्ति। देखो एक बात बताओ कि जब हम इनपुट शक्ति लिखते हैं, इनपुट शक्ति बराबर में आउटपुट शक्ति प्लस में हानियां लिख दें, इनपुट शक्ति बराबर आउटपुट शक्ति प्लस में
हानियां। आउटपुट शक्ति, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों की आउटपुट शक्ति बटे आउटपुट शक्ति प्लस में लॉसेस। लॉसेस मतलब हानियां। पर किसने कहा नहीं लिख सकते? लिख सकते। अच्छा देखो, जैसे आप ये लिख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, इसे दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। एक बात बताओ, आपकी आउटपुट शक्ति बराबर में इनपुट शक्ति माइनस के हानियां। आउटपुट शक्ति इनपुट शक्ति माइनस हानियां, ये कर सकते हो। बिल्कुल सर, इनपुट शक्ति में से ठीक है। तो दोस्त लिखने को ये भी लिखा जा सकता है कि इनपुट शक्ति माइनस हानियां अपॉन में इनपुट शक्ति। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सही था। सर इसका कोई और रूप भी हो सकता है, देखना बेटा। क्या इसे हम 1 माइनस लॉसेस बटे आउटपुट शक्ति प्लस लॉसेस भी लिख सकते हैं क्या? बताओ। मैं ये बता रहा हूं कि एग्जामिनर कितना चल सकता है, क्या सोच सकता है। सर बिल्कुल लिख देंगे, क्योंकि देखो एलसीएम लेोगे तो भैया आउटपुट शक्ति प्लस लॉसेस, यहां भेजोगे लॉसेस से लॉसेस काट दो तो आउटपुट शक्ति बटेगी। ये सारे रूप है यार, इनमें कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। कोई टेंशन तो नहीं। अच्छा सर एक बात बताओ, हम जैसे ये इसे ले लेते हैं तो लिखने के तरीके बता दिए। सर हम लिखते हैं आउटपुट शक्ति अपॉन आउटपुट शक्ति प्लस में कांस्टेंट हानियां प्लस में वेरिएबल लॉस। अरे लिख दोगे? हाँ सर, छोड़ेंगे थोड़ा ही। ये लिख लो। सर अधिकतम दक्षता के लिए शर्त क्या होगी, ये देख लो। अधिकतम दक्षता के लिए शर्त। अधिकतम दक्षता के लिए शर्त बता दो सर, क्या लें? तो बेटा क्या ले अधिकतम दक्षता के लिए शर्त? कांस्टेंट लॉस
कांस्टेंट लॉस यानी कि हानियां बराबर कर दो वेरिएबल लॉस के। यहां नलायक को आयरन बराबर कॉपर मत कर देना, नहीं तो पाप लग जाएगा। चलो प्यारे बच्चों, हमारे पास कुछ टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग, डीसी मशीन की टेस्टिंग करो तो एक होता है डायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है इसका नाम दे देते हैं ब्रेक टेस्ट। क्या काम कर देते हैं? ब्रेक टेस्ट। डायरेक्ट मेथड, ब्रेक टेस्ट। तो यह विधि सीरीज मशीन के लिए यूज करना उचित नहीं है। आगे और भी चीजें आएंगी। यह विधि सीरीज मशीन के लिए यूज करना उचित नहीं था। तो तुम्हारे दिल में हुआ धक धक कि गुरुजी फिर सीरीज को कहां छोड़ दे, क्या हो जाएगा, ऐसे तो दिक्कत आ जाएगी। तो बच्चों एक होता है फील्ड टेस्ट। इसे श्रेणी, देखो जब मशीन की टेस्टिंग करते हैं ना तो एक मोटर के तौर पर ही चलाते हैं। क्यों? जनरेटर के तौर पर चलाएंगे ना तुम्हें फिर अलग से इंजन उंजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसे श्रेणी मशीन के लिए यूज करते हैं। फील्ड टेस्ट, इसे श्रेणी के लिए यूज करोगे। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड इसमें आता है जी स्विनबर्न टेस्ट। स्विनबर्न टेस्ट नो लोड पे करवाओगे। एक होता है रीजनरेटिव मेथड, इसे बोलते हैं हम ऑफ हॉपकिंसन विधि या फिर बैक टू बैक मेथड। क्या करोगे? हॉपकिंसन विधि या बैक टू बैक मेथड। अच्छा, तो बेटा जो स्विनबर्न टेस्ट है नो लोड पे करवाओगे। भाई लोड कुछ लगाना नहीं है, सप्लाई जो भी दोगे वो किस में गई? लॉसेस के रूप में। क्यों? आउटपुट तो कुछ मिला नहीं। स्विनबर्न टेस्ट एक विधि है जिसका उपयोग डीसी मशीन की दक्षता और हानियों को वास्तविक लोडिंग किए बिना निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अच्छा, तो इसे नो लोड पर कराते हैं। कैसे कराओगे? नो लोड पर। इसे नो लोड पर श्रेणी मोटर को तो चलाओगे नहीं, श्रेणी मोटर के लिए यूज नहीं करते। इसे श्रेणी मोटर के लिए यूज नहीं करते हो। अच्छा, फिर क्या करें गुरुजी जब नहीं करते? तो फिर बताओ कुछ जुगाड़ इसमें। देखो भाई, इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि
आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव, क्योंकि नो लोड पे कर रहे हो, इसमें आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को नहीं लिया जाता है। ठीक है, इसमें इनपुट शक्ति कुल स्थिर हानियों के बराबर होती है। इसमें इनपुट शक्ति कुल स्थिर हानियों के बराबर होती है, लेकिन नो लोड पर है। तो क्या क्या है, लोडिंग किए बिना परीक्षण, यह मशीन पर लोड डाले बिना किया जाता है, इसमें ऊर्जा की बचत होती है। ठीक है, आसान सेटअप है, यह सरल है और न्यूनतम उपकरणों की आवश्यकता होगी, ये भी सही है। तेज है और किफायती है, लो टेस्ट की तुलना में समय और लागत को कम। लेकिन रियल टेस्टिंग नहीं थी सर, क्यों नहीं थी? अरे भैया, जब लोड नहीं है तो ना कम्यूटेशन का लेना देना था और न आर्मेचर रिएक्शन, तो कम्यूटेशन समस्याओं का पता नहीं चलता। सीरीज मोटर के लिए उपयुक्त नहीं है, डीसी सीरीज मोटर पर लागू नहीं होता, क्योंकि इनके लिए सटीक परीक्षण हेतु लोडिंग आवश्यक है। चलो बच्चों, नेक्स्ट आते हैं हॉपकिंसन मेथड। रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है, मैंने नाम पहले लिख दिया। देखो बच्चों, हॉपकिंसन टेस्ट एक विधि है जिसका उपयोग दो समान डीसी मशीनों की दक्षता और हानियों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक मोटर के रूप में चलेगा और एक जनरेटर के रूप में काम करेगा। इसे बैक टू बैक टेस्ट या रीजनरेटिव परीक्षण भी कहते हैं। इसमें बच्चों दोनों जो मशीन है, अरे कैसे जोड़ रखी है? अरे मोटर है भैया, मोटर से जनरेटर यांत्रिक रूप से भी जोड़ रखा है और वैद्युतीय रूप से भी जोड़ रखा है। तो जस्ट दिमाग की बत्ती जलाओ, सोचो कि अगर मशीन ऐसे जोड़ दे जाए जनरेटर और मोटर, और एक बार जनरेटर यानी एक बार मोटर को पूरा पूर्णतः घुमा दे, तो भाई देखो जनरेटर और मोटर अगर इनमें कोई लॉसेस ना हो लॉसेस, तो क्या होगा? मोटर जनरेटर को घुमा रहा है, जनरेटर बिजली बना के मोटर को दे रहा है, मोटर फिर जनरेटर को घुमा रहा है, जनरेटर बिजली बना के फिर मोटर को दे रहा है, तो ये अनंत समय तक चलता रहेगा। लेकिन इन दोनों ही मशीनों में हानियां होने की वजह से ये कुछ देर बाद रुक गया। तो हमने सोचा कि एक ऐसा सिस्टम है हमारे पास कि अगर हम इनपुट से लॉसेस के बराबर पावर दे दें, अगर हम इनपुट से लॉसेस के बराबर शक्ति दे दें, तो फिर भी ये लगातार चलता रहेगा। तो इसमें कर क्या रहे हो कि दोनों मशीन को यांत्रिक व विद्युत दोनों
रूप में जोड़कर रखते हैं। दोनों मशीनों को यांत्रिक और विद्युत दोनों रूप में जोड़कर रखोगे। देखो जी, इसमें इनपुट शक्ति बराबर होता है दोनों मशीन के कुल लॉसेस। बस, तो भैया इसे फुल लोड पर परफॉर्म करवाते हैं। देखो जी भैया, एक कुशल परीक्षण है, बाहरी लोड की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ऊर्जा दोनों मशीनों के बीच संचालित होती है। बढ़िया परीक्षण है। अरे मोटर जनरेटर के लिए लोड है और जनरेटर मोटर के लिए है, तो एक दूसरे के लिए ही लोड का काम कर दिया। बड़ी मशीनों के लिए बढ़िया है, बड़ी मशीनों के लिए उपयुक्त है। ऊर्जा की बर्बादी के बिना बड़ी मशीनों पर लागू कर दो। अच्छा जी, सटीक परिमाण है, दक्षता और हानियों की सटीक माप देगा। समान मशीनों की आवश्यकता होगी। भाई ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि दो समान मशीनों की, तो ये तो फायदे थे, ये कुछ नुकसान भी है इसके। भाई दो समान मशीन ढूंढनी पड़ेगी और थोड़ा सा कठिन सेटअप बनाना पड़ेगा, जटिल सेटअप करना पड़ेगा तुम्हें। कुशल ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। ऐसे यहाँ नाड़ी आदमी आया, बैठा, लगाया कनेक्शन और चला दिया पूरा। देखो बच्चों, ये याद रखना, जैसे फील्ड टेस्ट करेंगे हम सीरीज मशीन के लिए, तो इसमें दोनों जो मशीन है, याद रखना इनकी दोनों मशीनों की फील्ड वाइंडिंग, इसमें भी दो मशीन यूज हो रही है, तो मशीन यूज होती है। दो मशीन यूज हो रही है, दोनों मशीन के दोनों मशीन की फील्ड वाइंडिंग श्रेणी में जुड़ी है। दोनों मशीन की फील्ड वाइंडिंग श्रेणी में जुड़ी है। दोनों मशीन यांत्रिक रूप से जुड़ी है। दोनों मशीन यांत्रिक रूप से जुड़ी हुई है, वैद्युतीय रूप से केवल फील्ड वाइंडिंग जुड़ी है। देख लो, जनरेटर टर्मिनल पर एक बाहरी प्रतिरोध जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। चलो जी बच्चों, एक और होती है हमारे पास टेस्टिंग, इसका भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है, जिसे कहते हो रिटार्डेशन और रनिंग डाउन टेस्ट। देखो बच्चों, जो रिटार्डेशन टेस्ट एक बार ऑब्जेक्टिव आया कि किसके लिए करते हो, इसे फ्रिक्शन लॉस, वाइंडेज लॉस व कोर लॉस
को ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसे फ्रिक्शन लॉस, वाइंडेज लॉस व कोर लॉस को ज्ञात करने के लिए करते हो। ठीक है भाई और बहनों, तो अभी 9 बज गए, एक सेशन हो रहा है 9:30 से। 30 मिनट का आपका ब्रेक कर रहा हूं, आप भी नाश्ते वास्ते का जुगाड़ कर लो। नेक्स्ट सेशन आपका रहेगा जी 9:30 से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेशन में भी मिलते हैं 9:30 पर। ऑल द बेस्ट।